आज की जो चर्चा है ये डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस के साथ होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत में आज क्या स्थिति है। ना हॉस्पिटल बेड मिल रहा है, ना ऑक्सीजन मिल रहा है, आईसीयू तो दूरस्थ है। हाँ, बाकी जो दवाई जरूरी है लगता है वो भी मिल नहीं रहा है। कौन दवाई जरूरी है कौन नहीं है, इसका ऊपर कोई सही जानकारी नहीं है। बहुत सारे दवाई ऐसे दिया जा रहा है जो हो सकते हैं दूसरा बीमारी पैदा करने में एक काम कर रहा है। तो इस ढंग का एक कॉन्फ्यूशन, एक अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। तो इसमें हमने सोचा, जो हमारा दिल्ली समर्थक समूह है, दिल्ली सॉलिडारिटी ग्रुप, उसके बारे में मैं थोड़ा सबको बहुत कम छोटा शब्द में जानकारी दे दूंगा। तो दिल्ली समर्थक समूह ने सोचा जो इस ढंग का जानकारी सबके सामने पहुंचाना, विशेष करके जो समूह व जो व्यक्ति का ग्रुप, छोटे छोटे मोटे कोई समूह भी होंगे कहीं भी, जो कोविड का पेशेंट और उनके आसपास वहाँ एक समर्थन देने का काम कर रहा है। बहुत सारी जगह में ऐसे छोटे छोटे कोशिश हो रहा है। और ये आज के दिन देखते हुए ये बहुत जरूरी है। जो हमारे जो सरकारी स्वास्थ्य सेवा तंत्र है वो लगभग फेल हो चुका है। वो उसमें इस ऐसे हालत मचा हुआ है, जिनके पास बहुत पैसा है वो भी अपना गाड़ी में बैठ के कोई मर रहा है, कोई ऑक्सीजन ना मिल के मर रहा है, कोई हॉस्पिटल बेड के लिए वेट करते करते मर रहा है। तो ये स्थिति है। तो इस स्थिति में जो कमजोर वर्ग है, जिसमें दलित लोग हैं, जिसमें घरेलू कामगार है, जो प्रवासी श्रमिक है, प्रवासी मजदूर जिसमें है, जिसमें कूड़ा कचरा बीनने वाले जो लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जिनके पास संसाधन कम है, उनके पास तो ये और भी बड़ा एक आपदा जैसे स्थापित हो रहा है, क्योंकि उनके पास पहुंचने के लिए सरकारी स्वास्थ्य सेवा का बहुत ज्यादा कोई कुछ मिल नहीं रहा है। तो दिल्ली समर्थक समूह जो एक बहुत लोगों का, बहुत संगठन का एक इनफॉर्मल कलेक्टिव है। इसमें कोई दिल्ली समर्थक समूह कोई रजिस्टर्ड एनजीओ नहीं है। बहुत सारे संगठन का एक हमारा सबको कलेक्टिव है, एक समूह है, जिससे सारे लोग वॉलेंटरीली अपने आप इसमें हमारे काम में जुटे हुए हैं। नमस्कार डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस जी, दिल्ली समर्थक समूह के आयोजन किया हुआ चर्चा में डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस का बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत धन्यवाद है इस ढंग का स्थिति में, इस ढंग का परिस्थिति में जहाँ बहुत बिजी, बहुत ही उनको जरूरत है, वो हमारे लिए समय दे रहे हैं। तो डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को बुलाने के लिए। और मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी है कि कुछ बातें जो मेडिकल साइंस की हैं और जिस तरह से गलतफहमियां डॉक्टरों के बीच में भी है, मरीजों के बीच में भी है और पूरे समाज में है, ये अगर मैं दूर कर सकूं तो ये मीटिंग मेरे हिसाब से कामयाब रहेगी। जो लॉकडाउन था, लोग निकल नहीं सकते थे, तो रिश्तेदार आ नहीं सकते थे आसानी से, मुश्किल था। जो भर्ती होते थे उनको रिश्तेदारों की खबर नहीं होती थी। तो मरीजों की खबर, जो मेरे जानकार थे या दोस्त थे या जो अनजान लोग भी जिनकी खबर आई मेरे को, उनको मैं खबर लेके डॉक्टरों से बात करके उनकी रिपोर्ट दे के रिश्तेदारों से फोन पे बात करते थे। तो थोड़े शुरू में तो ठीक था, 5-6 ठीक थे, लेकिन समय रहते ये संख्या बढ़ गई, 10 हो गई। तो मुझे लगा कि ये तो मैं भूल चूक करूंगा, गलत है। तो मैंने एक डायरी रखना शुरू कर दिया और ये डायरी धीरे धीरे, अब ये मेरी 6ठी डायरी है जो चल रही है। हर मरीज को क्या हुआ, कब क्या करा, कब उसका सीटी स्कैन हुआ, कब उसका क्या करा गया, जितना रफ मैं कर सकता था कर। और पहले 2-3 महीने में मेरे को अंदाजा लग गया कि ये पैटर्न कुछ बन रहा है, कि बीमारी का जिस तरह से वो बीमारी आगे बढ़ती है और मरीज को घेर लेता है अपने जकड़न में, तो वो पैटर्न मैं समझ पाया। और साथ में पढ़ के मेरे को क्लियर हो गया कि ये जो है, समझने से इसका इलाज अच्छी तरह से कर सकते। जो वायरस है, जीवाणु हिंदी में जैसे बोलते हैं, हमारे शरीर में हमारे श्वास से, सांस से प्रवेश करता है, नाक से, गले से, कोशिकाओं में अटकता है, उनमें प्रवेश करता है। जीवाणु की खासियत होती है कि अपने आप उसकी जान नहीं होती, वो हमारी कोशिका की अंग बन जाती है, उसके बाद उसमें जान होती है। तो वो अंग बनने के बाद
वो हमारे शरीर के ही कोशिकाओं को प्रयोग करके उसको जो है 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 ऐसे करके बढ़ता चला जाता है। और 1-2 दिन में करोड़ों की संख्या में जीवाणु बन जाते हैं, पनपते हैं। अब इतने सारे जीवाणु हमारे शरीर में होते हैं तो हमें जो है कुछ तकलीफ होती है। तो जो हमारे शरीर की जो इम्यून सेल्स होती हैं खून में, वो इनको पहचानती हैं कि ये तो कोई बाहर का कोई दुश्मन आया है, इससे लड़ना है, तो दुश्मन पहचान कैसे जाएगा। तो ये जीवाणु की खासियत होती है कि एक छोटा सा वायरस का प्रोटीन होता है, स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं, वो स्पाइक प्रोटीन को पहचान के ये हमारी जो है कोशिकाओं का जो एंटीबॉडी है उनको पहचानती है। पहले कोशिकाएं उनको पहचान एंटीबॉडी पहचानती है, फिर एंटीबॉडी वैसी ही बनाती है और वो एंटीबॉडी उससे लड़ती है। जब लड़ती है तो जाहिर है, जब लड़ाई होती है तो ऊर्जा है, ऊर्जा है तो गर्मी है और हमारा तापमान बढ़ जाता है, बुखार होता है। तापमान बढ़ना एक कोशिकाओं के और जीवाणुओं के बीच में लड़ाई का संकेत है। इसको हम इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ये जो इन्फ्लेमेशन है उसका लक्षण है कि बुखार होता है। लेकिन जरूरी नहीं है सबको बुखार हो। किसी को गले में खिचखिच होती है, क्योंकि एंट्री गले में होती है, गले की कोशिकाओं में ज्यादा होती है वायरस, तो वहां हो सकती है खिचखिच। किसी में नाक थोड़ा सा बंद लगेगा, जैसे नजला में नाक बहता है वैसा नहीं होता, बंद लगेगा, पूरा बहेगा नहीं, लगेगा बदन में दर्द होगा, बदन टूटेगा, आज तो नहीं कुछ करने का दिल कर। ये सब माइनर लक्षण है। तो हमारे शरीर में जीवाणु के पनपने के बाद ये माइनर लक्षण होते हैं तकरीबन 5वें दिन पे। अब इस वक्त उस व्यक्ति के जब उसको पहला लक्षण है, उस वक्त उसके संपर्क में जो भी आता है उसको जो है वायरस दूसरे में जा सकता है, उसके शरीर से दूसरे के शरीर में जा सकता है। तो ये क्या हुआ, वो इन्फेक्ट कर सकता है। तो अगर मेरे पास कोई है तो मैं उसको इन्फेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने बोला कि मुझे सामाजिक दूरी से थोड़ा सा नफरत है। मैं सामाजिक दूरी पसंद नहीं करता हूं, शारीरिक दूरी जो कि हमें इस जीवाणु से बचाए और इस संक्रमण से बचाए, वो करना है और सोच समझ के करना। बीमारी 80-85% लोगों में यही खत्म हो जाती है, कुछ नहीं होता। 80% लोगों में नजला, जुकाम, बदन दर्द, थोड़ा सा हल्का बुखार, 2 दिन रहा, 3 दिन, अरे क्या मेरे को जुकाम था, कुछ नहीं था। लेकिन आज के माहौल में आरटीपीसीआर करा लेते हैं। आरटीपीसीआर क्या होता है, एक स्पेशल टेस्ट होता है जिसमें हम चेक करते हैं कि ये जीवाणु हमारे शरीर में है या नहीं। वो नाक से और गले से थोड़ा सा लेते हैं स्पेसिमेन और उसको चेक करके बताते हैं कि ये था। तो ये समझना जरूरी है कि जो 80% लोगों में कुछ भी नहीं होता, नजला, जुकाम, हल्का बुखार, 2 दिन 3 दिन ज्यादा से ज्यादा, और वो ठीक हो गए। अगर आपने आरटीपीसीआर नहीं करा तो आप समझोगे आपको जुकाम था और कुछ भी नहीं था। पहला जोर से मैं ये सबके दिमाग में बिठाना चाहता हूं, आरटीपीसीआर करा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आरटीपीसीआर का मतलब हमेशा नहीं होता कि ये जो है संक्रमण कर सकता है। क्यों? आरटीपीसीआर में जो वायरस है वो जीवित वायरस नहीं होती, कोई मरी हुई वायरस भी हो सकती है, जीवित भी हो सकती है। तो अगर हमारे शरीर में वायरस खत्म भी हो जाए तो भी जो वायरस, जो मरे हुए वायरस हैं, हमारे नाक से निकल रहा होता है तो वो टेस्ट में पॉजिटिव आएगा। नियम क्या है इसमें? पहले यह था कि जब तक आरटीपीसीआर नेगेटिव नहीं होता तो आप मिल नहीं सकते। अब क्या है, अब वो जो मौका देके जो है, जो हमारी जो है ऑफिसर्स भी काम करते हैं, जब देखा कि टेस्टिंग मुश्किल है, क्योंकि इतने सारे टेस्टिंग के लिए हो गए, तो हमारे किट खत्म हो गए, हमारे लैब में बंदे खत्म हो गए, लैब कर नहीं सकता लोड, फिर दिया कि 10 दिन का जो है, अगर बगैर किसी शिकायत के मरीज संक्रमित है, 10 दिन हो गए, उसको कोई शिकायत नहीं है, वो बाहर जाके मिल सकता है। बीमारी नया मोड़ लेती है। जो साधारण जुकाम वाला मोड़ छोड़ के
नया मोड, एक खतरनाक मोड लेती है। शुरू में एंटीबॉडीज थोड़े होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में, ये नहीं मालूम क्यों और कैसे लोग हैं ये, और क्या चीज और कैसी परिस्थितियां जो ऐसे बनाती है उसको, कुछ लोगों में ये मोड जो है और ज्यादा खौफनाक है। क्या होता है उनमें, जैसे सुनामी ऑफ एंटीबॉडीज उमड़ पड़ती है, इतने सारे उमड़ पड़ती हैं कि वो सारे फेफड़ों के सारे कोशिकाओं को खत्म कर देती है। तो क्या होता है, हमारे फेफड़ों में खून जाना बंद हो जाता है। जब खून जाना बंद हो जाता है, तब जो ऑक्सीजन की जो अदला बदला होता है खून और हवा के बीच में, वो नहीं हो पाता, और हमें ऑक्सीजन की किल्लत होती है हमारे खून में, और हमें दिक्कत हांफने लगते हैं। होता है कि अगर हमने इसको रोका नहीं यहाँ पे, तो फिर से और उमड़ा आता है एंटीबॉडी का नेक्स्ट फेज आता है अगले 5 दिन में। तो अगले 10 दिन में, पहले इलेक्शन के 10 दिन में दूसरा उमड़ आता है, तो उसमें फिर और कोशिकाएं खराब हो जाती हैं। तब तक जो है फेफड़े पूरे खत्म हो चुके होते हैं, भाग रहे होते हैं, जो सार ऑक्सीजन नहीं चल रहा, सांस नहीं फूल रहा, अस्पताल भागते हैं, ऑक्सीजन लगता है, फिर उसके बाद वेंटिलेटर पर जाते हैं, उसके बाद खत्म हो जाते हैं। लेकिन उम्मीद है, उम्मीद ये है कि जितना मैंने पढ़ाई करा, जितना मैंने अध्ययन करा, जितने मैंने मरीजों से बात करा, मैंने जो पैटर्न देखा वो ये देखा कि एक समय सारणी है जिसके तहत बिल्कुल खूबी से ये आगे बढ़ता रहता है। बायोरिदम्स जो हैं अच्छे चलते हैं, तो इंक्यूबेशन पीरियड, संक्रमण जो शरीर में प्रवेश करने के बाद तकरीबन 5 दिन है, प्लस ऊपर नीचे 1-2 दिन हो जाएगा। लेकिन पहला लक्षण अगर ढूंढेंगे, ये आप तो किसी को नहीं पता कहां, डॉक्टर साहब हम तो कहीं गए ही नहीं, पता नहीं कैसे हो गया, हम तो गए ही नहीं है। तो अगर कैसे हुआ ये नहीं पता, तो वो भूल जाइएगा। हम ये देखो कि पहला लक्षण कब था। पहला लक्षण फर्ज करो आज की तारीख में था, आज 4 अप्रैल है, और पहला लक्षण आज था। ये लक्षण जब शुरू होता है वही आपका पहला दिन होता है, काउंटडाउन शुरू करेगा पहला लक्षण। तो आज के लिए, आज काउंटडाउन, मैंने कहा कि मेरी गले में थोड़ी सी खिचखिच है, मैंने काउंटडाउन शुरू करा, पहला दिन आज है 4 अप्रैल। तो मेरी डायरी आप देखेंगे तो उसमें हर मरीज का डेट मैंने लिखा हुआ है, हर मरीज के लिए जो मेरे पास आया है सबका डेट लिखा हुआ है, कौन उसको कब उसको क्या तकलीफ हुई, हम फॉलो करते रहते हैं। ये देख, पता नहीं दिखता नहीं दिखता, ये देख, ये डायरी पे मैंने लिखा है कौन से दिन उसको संक्रमण हुआ। पहले तो बता देते डॉक्टर साहब मैं एंगेजमेंट में गया था, शादी पे गया था। इस वाले वेव में किसी को नहीं पता कि कब हुआ। ये देख रहे हो, किसको कब बुखार हुआ, कब खांसी हुई, कब क्या दवाई ली, क्या सब लिखा है मैंने। ये जो है मेरे को पैटर्न रिकग्निशन में हेल्प करा, और पता चला कि 2-3 दिन तो ठीक रहता है नजला जुकाम, उसके बाद मरीज ठीक हो जाता है। चौथे पांचवें दिन फिर से बुखार आने लगता है, फिर से थोड़ा सा दम घुटने लगता है, फिर से लगता है कि खांसी गले से निकलती है, लेकिन कुछ निकलता भी नहीं है, बलगम भी नहीं निकलता, सूखी खांसी लेकिन गहरी खांसी निकलती है, एक अजीब किस्म की खांसी आवाज करके निकलती है। तो ये अगर होती है किसी में, तो समझ लो कि उसमें एंटीबॉडीज का उमड़ निकल रहा है, और अगर उमड़ निकल रहा है तो हमारी कोशिकाओं को जो फेफड़ों में है उनको अटैक करेंगी और कोशिकाओं में नुकसान पहुंचाएगा। तो इससे हमें बचना है। उदाहरण फिर दूंगा मैं, एक छाता ले लीजिएगा। अब बादल उमड़ के आए हैं, आप छाता खोलेंगे नहीं खोलेंगे, छाता थैले में डाल के चलोगे आप, बूंदाबांदी होगी छाता खोल लोगे, थोड़ी और तेज बारिश होगी खोल लोगे, जैसे ही वो तूफान में बदलेगा छाता बंद करके आप किसी के मकान के नीचे चले जाओगे। आजकल तो ब्रिज के नीचे या मेट्रो के नीचे चले जाते हैं आप, ताकि वो जो है आप आंधी से बच जाए। ऐसे ही है, इसको साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं मेडिकली। ये स्टॉर्म से बचना है हमें। तो जब स्टॉर्म का शुरुआत होता है, जब बूंदाबांदी होती है, उसी वक्त रोकना होता है, और रोकने की केवल एक ही दवाई है, वो है स्टेरॉइड। अब स्टेरॉइड बहुत जान बचाने वाली दवाई है, लेकिन है बहुत खतरनाक दवाई। तो अपनी तरफ से मत शुरू करेगा, किसी डॉक्टरी संपर्क से किसी से डिस्कस करके करिए। तो अगर आप वो शुरू करते हैं उस वक्त, तो वो वहीं पे मंदा हो जाता है। लेकिन आपने चूक करी,
डॉक्टरी सलाह नहीं ली, अरे कुछ नहीं बुखार है, ठीक है सर ठीक हो जाएगा, जुकाम ही तो था मेरे को, ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं होता। एक बार ही उमड़ पड़ गया तो सुनामी आ जाते, अगली बार एंटीबॉडी वाला, और फेफड़े खराब हो जाते हैं। फेफड़े खराब हो गए तो फिर गड़बड़ है, फिर सांस फूलने लगता है। तो तकरीबन पहले लक्षण के 5 दिन के बाद अगर लक्षण बनता है खांसी, दम घुटना और बुखार, तो खतरे का मोड़ आ रहा है। तो वो जो है, जो कंसल्ट कब करना है डॉक्टर को, अगर आपको पहले लक्षण के 5 दिन के बाद अगर बुखार, खांसी और दम घुटना शुरू हो तो डॉक्टर से संपर्क कर सकते। ये है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि काफी डॉक्टरों को नहीं मालूम ये। क्यों, क्या हुआ है कि जो डॉक्टर जो इसके इलाज कर रहे हैं ना, मेडिकल वाले, वो सारे पीपीई पहनते हैं, पीपीई पहन के निकलते हैं, और पीपीई पहन के आप आसानी से कुछ भी नहीं कर सकते, फोन भी नहीं उठाते हैं वो। मेरे को एक मरीज के बारे में पता करना है तो मेरे को कई बार 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि अंदर डॉक्टर राउंड पे होते हैं, वो फोन नहीं उठाते, क्योंकि डर लगता है कि फोन से अगर वायरस है तो उसमें। लेकिन हालांकि ये प्रूव हो गया कि इतना ज्यादा खतरा नहीं, लेकिन फिर भी है खतरा, तो लोग उठाते नहीं है फोन। तो वो जो है कम से कम बात करते हैं मरीज से डर के मारे, वो स्वाभाविक है डर। क्योंकि आज की तारीख में मेरे ही डिपार्टमेंट में 5 जनों को संक्रमण हो गया, 11 जनों को डिपार्टमेंट में 5 को हो गया, 2 अभी आइसोलेशन में है, आइसोलेशन में है। तो ये जो है खतरा सबको है। फिर बुखार हो गया, गर्म लग रहा है, ये तो बहुत गर्म है, थर्मामीटर ला के नाप के, अरे आज तो 101 बुखार हो गया, ये क्या हुआ? वो पहला लक्षण होता है कि साइटोकाइन स्टॉर्म आने वाला है, बादल आ गए, बूंदाबांदी चल रही है। इस वक्त हमें अटैक करना है, और अटैक है स्टेरॉइड से। स्टेरॉइड से अटैक करके हम उसको रोक सकते हैं, वो डॉक्टरी संपर्क करके। इस वक्त डॉक्टरी संपर्क करके स्टेरॉइड, डॉक्टर से बोल दीजिएगा डॉक्टर साहब ये तो क्लियर हो गया कि इस वक्त स्टेरॉइड देना चाहिए। अच्छा, ना काफी सारे जो है सरकारी जो है ऑर्डर हैं जिसमें कि प्रोटोकॉल बने हुए हैं। प्रोटोकॉल है कि एक नियम बना हुआ है कि ये दवाई इस वक्त देना है। तो उन्होंने लिखा है कि माइनर केसेस में स्टेरॉइड नहीं देना होता, डेंजरस होता है। लेकिन माइनर केसेस का डेफिनेशन क्या है? माइनर केसेस का डेफिनेशन क्या ये है कि उनके लक्षण माइनर है, या माइनर केसेस ये है कि उनके समय से वो जल्दी आए हैं? क्या उनका माइनर केसेस का डेफिनेशन क्या है? क्योंकि हर व्यक्ति में वायरस का प्रकोप अलग अलग तरीके से होता है। किसी में 103 बुखार, आज सवेरे मेरे पास फोन आया, डॉक्टर साहब आज 103 बुखार है। मैंने कहा कौन सा दिन है आपका? उनको पता है, मैं पहले दिन ही समझा देता हूँ, उनको ब्रेन वॉश कर लेता हूँ कि ये हिसाब लगा लो, मैं अपने डायरी में तो लिख ही रहा हूँ, आप भी लिख लो अपना। डॉक्टर साहब आज तो 5वां दिन है। मैंने कहा ये तो खतरे का है मोड़, आप इसका शुरू कर दीजिएगा दवाई। ये जो है स्टेरॉइड आपको लेना है, ये मात्रा में लेना है। अब स्टेरॉइड में खतरा क्या है? थोड़े दिन लो तो खतरा नहीं है, लंबे दिन लो तो बहुत खतरनाक है। तो ये जो है खतरा क्या है? लंबे देरी के लिए मैं छोड़ देता हूं, अभी थोड़ी मात्रा के लिए लेने में क्या दिक्कत है? अक्सर शुगर के मरीज होते हैं जिनमें अगर ये लें तो बहुत अधिक जो है शुगर की मात्रा बढ़ जाती है खून में। तो जिनका शुगर 100-150 होना चाहिए, वो 400-500 पहुंच। तो इसलिए इसका जो है समझना जरूरी है। आप अपने डायबिटिक वाले डॉक्टर से भी संपर्क कर लें कि मेरा ये है, स्टेरॉइड मेरा शुरू हो गया है, मैं दवाई में कुछ ऊपर नीचे अदला बदली करूं, क्या मेरे को इंसुलिन में जाने की जरूरत है, किस तरह का शुगर है, कई तरह के डायबिटीज होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, वो सब समझ के हमको करना है। तो इसलिए डॉक्टरी संपर्क पहले लक्षण के 5वें दिन जरूरी है। स्टेरॉइड का हो गया, लेकिन मैंने बोला कि बूंदाबांदी हुई है, थोड़ी सी बारिश हो रही है, उस बूंदाबांदी में क्या होता है कि हमारे शरीर के कोशिकाओं में कुछ नुकसान होता है। ये नुकसान जो है हमारे कोशिकाओं में खून को जमने देती है, वो जमने से वो कोशिकाओं के खून का दौरा बंद हो जाता है। जो फेफड़ों का खून का दौरा बंद हो जाता है तो हमें ये जो है दिक्कत करता है। इसलिए खून पतला करने की दवाई स्टेरॉइड के साथ साथ देना चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ एस्पिरिन ले लें डॉक्टर साहब वो चलेगा, नहीं, एस्पिरिन नहीं चलेगा। क्योंकि पहली चीज, इस वायरस के संक्रमण में अगर आप ब्लड का पिक्चर देखेंगे उसमें लिखा होगा
प्लेटलेट्स 40,000, प्लेटलेट 60,000, प्लेटलेट वैसे ही कम हो जाती है। वायरस इसमें प्लेटलेट्स को वैसे ही कम कर देती है काफी लोगों में, सब में नहीं, काफी लोगों में। तो प्लेटलेट, एस्पिरिन क्या करती है हमारे खून को, खून पतला कैसे करती है, खून जमने से कैसे रोकती है, वो एस्पिरिन प्लेटलेट पे अटैक करके वो खून पतला करती है। ये वायरस भी प्लेटलेट अटैक करती है, तब भी खून का जमना नहीं रुक पाता, इसलिए एस्पिरिन से नहीं चलेगा। काफी लोग खास तौर पे गांव में, वहां बाकी दवाइयां नहीं होती तो सिर्फ एस्पिरिन से काम चला रहे हैं। तो ये जो है एक स्टेरॉइड है, और एक ये जो खून पतला करने की दवाई है, कई किस्म के होते हैं, वो डॉक्टरी सलाह से ही लीजिएगा, वैसे नहीं। कई इसके अल्टरनेटिव्स हैं, एक जैसे मिथाइल प्रेडनिसोलोन मार्केट से गायब हो गई है, उसकी अलग अलग वैरायटीज हैं, कुछ मिल जाएंगी। नहीं तो आपको प्रेडनिसोलोन ले सकते हैं, नहीं तो आप डेक्सामेथासोन ले सकते हैं, नहीं तो आप जो है वेरिएंट है इसके, किसी भी जो भी ट्रीट नेम है आप लेके काम चला सकते हैं। डोजेज है अलग अलग, स्टेरॉइड की अलग अलग होती है। मिथाइल प्रेडनिसोलोन की 16 मिलीग्राम होती है सवेरे और शाम, 32 मिलीग्राम शुरू में देते हैं, फिर 16 मिलीग्राम सवेरे और शाम। ये जो है उसके बाद अगर प्रेडनिसोलोन दे रहे हैं तो कुछ लोग 20 मिलीग्राम देते हैं, कुछ लोग 40 मिलीग्राम सवेरे और शाम देते हैं। और अगर डेक्सामेथासोन है तो 6 मिलीग्राम सवेरे, 6 मिलीग्राम शाम, तो ये लेना होता है। और खून पतला करने की दवाई जो एपिक्साबिन या रिवरॉक्साबिन है, तो ये 5 मिलीग्राम सवेरे शाम लेते हैं। तो ये है हफ्ते के लिए लेते हैं केवल स्टेरॉइड, उसमें कोई नुकसान नहीं है, केवल हफ्ते से काम चल जाता है। लेकिन जो खून पतला करने की दवाई है वो 3 हफ्ते के लिए लेते हैं, 3 हफ्ते चलता है। लेकिन स्टेरॉइड लेने पे एक और दिक्कत होती है, पेट में जलन होता है, एसिड। डॉक्टर साहब बहुत तेजाब बन गया, जल रहा है, बिल्कुल पेट जल रहा है। तो इसलिए जो है, जो दवाई जो तेजाब कम करने की पेट की दवाइयां, वो भी साथ में डॉक्टर देते हैं। तो ये 2 दवाई मूल दवाइयां हैं, तेजाब कम करने वाली वो वैसे भी चल जाए। जरूरी 2 दवाइयां हैं, स्टेरॉइड और ये। और जरूरी ये है कि वो 5, 6 और 7 दिन अगर लक्षण है तो तब शुरू करना, वरना नहीं शुरू। तो हफ्ते के लिए चलेगा, यानी कि 5 दिन से 7 दिन का हिसाब लगा लिए, 12-13 दिन तक, कभी बारी 14 दिन तक चलेगा ये स्टेरॉइड आपका। जो दूसरा सुनामी आता है एंटीबॉडी वाला, तकरीबन 13 से 16 दिन तक आता है। ये भी कवर में रहना चाहिए। इसलिए हम देखते हैं कि इन मरीजों में खून पतला करने की दवाई आगे हम देते हैं। आम तौर पे पहले लक्षण सबसे खराब होता है, पहला खौफनाक मोड सबसे खतरनाक मोड होता है। अगर वो अपने वहां चूक कर दी पहचानने में, और आप जो है ये जो सबके उंगलियों में लगा होता ना, ये आपने देखा होगा कि मेरा जो है डॉक्टर साहब ये तो 99% है, नहीं डॉक्टर साहब मेरा जो है, डॉक्टर साहब भर्ती कर दो मेरे को, 90% हो गया, 90% हो गया, भर्ती कर दो। ये सबसे बड़ी गलती है, वो भी मैं समझाता हूँ क्या गलती है इसमें। गलती यह है कि अगर जो है अगर आप जो है देखेंगे, हमारे शरीर में 2 फेफड़े हैं, जैसे 2 गुर्दे होते हैं, 2 फेफड़े हैं। गुर्दे एक डोनेट भी कर सकते हैं हम, ऐसे हम एक लेग फेफड़ा पूरा निकाल सकते हैं। अगर एक फेफड़ा निकाल देंगे तो क्या होगा, हमारा फेफड़े जो है 2/3 खत्म हो जाने पे ही आपका जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगता है। तो जब तक जो है आपकी ऑक्सीजन मात्रा कम होती है, आमतौर पे 8वें 9वें दिन में, और आप भाग रहे होते हैं अस्पताल में भर्ती होने के लिए, पहली बात तो भर्ती होने के लिए बेड नहीं मिलेगा, दूसरी बात अगर बेड मिल गया तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, फर्ज करो ऑक्सीजन मिल गया तो आपको वेंटिलेटर नहीं मिलेगा, या आपको हाई फ्लो नेजल कैथेटर नहीं मिलेगा। तो ये पूरी की पूरी जो है क्रिया जो है, आपका सब कुछ असफल होगी, क्योंकि आपने जो दवाई ली है वो इस बीमारी की थी नहीं। एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन, टैमीफ्लू, ये सब जो है इस बीमारी में कोई एविडेंस नहीं है कि अच्छी तरह से काम करती है। ठीक है, तो फालतू में मत खाइएगा, फालतू में पैसा मत खर्चिएगा। स्टेरॉइड सस्ती है,
ये जो दूसरी वाली जो पतली करने वाली दवाई थोड़ी सी महंगी है, लेकिन फिर भी जान से जान से बहुत कहीं सस्ती है। घर बैठ के आप क्या कर सकते हैं? राइट। घर बैठ के आप, बाकी लोग संक्रमित नहीं, आजकल जो आ रहे हैं सारे के सारे घर जो काम वाली आती है वो भी संक्रमित है, सबके सब संक्रमित है। उसमें घर के अंदर अंदर आइसोलेशन की जरूरत नहीं, वो बाहर ना जाए बस। क्या मैंने देखा है कि हस्बैंड और पति पत्नी बच्चे सब अलग अलग कमरे में आइसोलेशन में है, लेकिन है सब पॉजिटिव। अरे भाई सब पॉजिटिव हो तो आइसोलेशन की जरूरत नहीं, आप एक दूसरे से मिल सकते हैं, इकट्ठे बैठ के खा सकते हैं, खा पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार में एक थोड़ी सी दिक्कत है इस बारी के संक्रमण में कि 30% लोग जो हैं नेगेटिव निकलते हैं बट होते पॉजिटिव। तो अगर उनमें खांसी नजला जुकाम बाकियों के साथ हुआ है या एक दो दिन के बाद हुए, समझ के जाइए कि इनको कोरोना है। टेस्ट है तो भी, ना है तो भी, अपने आप को मानिए कि वो पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन अगर कोई नेगेटिव है घर पे, वो आइसोलेट रहे, बाकी लोग अपने घुल मिल सकते हैं। तो पहली चीज आइसोलेशन का, शारीरिक दूरी का यहां क्लैरिफाई कर दो। अगर माँ है संक्रमित तो फिर क्या होगा? अगर दूसरा पिताजी या और कोई है घर पे तो उनके साथ रखें। अगर नहीं है, बच्चा संक्रमित है, तो माँ के साथ रह सकता है। ऐसा नहीं है बच्चा अलग नहीं कर सकता, मुश्किल होगा। ये जो है घर पे, ये शारीरिक दूरी का क्लैरिफिकेशन मैंने करा है। खाना, पौष्टिक आहार जो खा सकते हैं खाइएगा, बहुत ज्यादा महंगी चीजें लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा जूस लेने की जरूरत नहीं है। जो आप दाल रोटी खाते हैं वो काफी है, दूध दही लेते हैं वो काफी है, और जो भी आप सब्जियां, हरी सब्जियां जो भी है वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा कोई और दवाई की जरूरत नहीं है। 3 चीजों का ध्यान रखें, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। डी का एक अलग किस्सा है, क्योंकि ये रिसर्च में आया है कि शायद डी से कुछ फायदा होता है शुरुआत के फेज में, इसलिए देते हैं, लेकिन मालूम नहीं इसका फायदा होता है नहीं होता। लेकिन हाँ, नुकसान नहीं है, और आजकल सब में पोल्यूशन की वजह से सब में डी की कमी है, तो हम दे देते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं था। तो बी सी डी, मैं बोलता हूँ बॉम्बे चेन्नई दिल्ली, बी सी डी विटामिन आप ले लीजिएगा। साथ में पैरासिटामोल रख लीजिएगा, पैरासिटामोल रख लीजिएगा, और पैरासिटामोल आप जो है लोगों को बुखार पे दीजिए। लेकिन एक और क्लैरिफिकेशन करूंगा, पैरासिटामोल जो है सारा टाइम खाते रहते हैं वो, सवेरे दोपहर शाम, उसमें गड़बड़ रहता है। अगर 4-5 दिन में अगर सवेरे दोपहर शाम आप पैरासिटामोल खाए चले जा रहे हैं क्योंकि बदन में दर्द है, तो चौथे दिन का और पांचवें दिन वाला जो बुखार है वो आप छुपा दोगे, वो मत करिएगा। 4 दिन के बाद आप पैरासिटामोल मत खाइएगा। अगर बदन में दर्द नहीं है और बुखार नहीं है तो मत खाइएगा। देखो कि 5वें दिन बुखार आता है नहीं आता, बगैर पैरासिटामोल के। अगर आता है फिर देखो उसका आगे करना है। इस दौर में आपको कोई और दवाई की जरूरत नहीं है, ध्यान रखें। और वायरस की बीमारियों में रेस्ट जरूरी होता है, तो ज्यादा कुछ काम ना करें, ताकि भारी शारीरिक काम, भारी शारीरिक व्यायाम ये ना करें, उसमें नुकसान हो सकता है। आपको बदन में दर्द ज्यादा होगा, तकलीफ ज्यादा होगी, बीमारी ज्यादा लंबी चलेगी। एक एक खतरा मैं बताता हूँ, अगर आपने स्टेरॉइड शुरू शुरू में ले लिया, जब आपको पहला लक्षण हुआ, कल एक मरीज था जिसको मैंने समझा, उसको समझ में नहीं आया, तो जैसे ही बुखार शुरू हुआ दूसरे दिन अपने मम्मी को बोलता है मेरे को डॉक्टर से बोल के स्टेरॉइड दिला। तो मम्मी ने मेरे को फोन करा, मैंने कहा नहीं, नहीं देना, बिल्कुल नहीं, खतरा है, क्योंकि अगर दोगे तो वायरस ज्यादा देर तक आपके शरीर में पनपेगा, तो ये नहीं होना चाहिए। तो आपको जो है घर पे केवल बी सी डी और पैरासिटामोल बुखार के लिए, और कुछ करने की जरूरत। और जब 5वें दिन या 6ठे दिन या 7वें दिन तेज बुखार हो, खांसी हो, दम घुटने लगे, तब आप दूसरी चीज जो स्टेरॉइड और खून पतला करने की दवाएं लें, और कुछ नहीं। धन्यवाद। ये कुछ चीज जो डॉक्टर वर्गीस ने बहुत साफ साफ बताया, मैं उसको दोबारा बोल रहा हूँ इसीलिए क्योंकि ये सब लेके बहुत गलतफहमी चारों तरफ फैला हुआ है। जी, हमें बहुत सारे नामी हॉस्पिटल जो है उनका भी जो प्रेस्क्रिप्शंस मिल रहा है हर जगह से, उसमें आइवरमेक्टिन से शुरू करके डॉक्सीसाइक्लिन और बाकी एंटीबायोटिक, ऐसे भरपूर दवाई सबको दिया जा रहा है। और ये भी बोला जा रहा है जी आपको एकदम बहुत कम लक्षण है
आप संदेह है तब भी आप लेते रहिए। ऐसे भी डॉक्टर्स बोल रहा है नामी हॉस्पिटल का, जो ये प्रिवेंशन भी है। तो ये डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस ने बहुत साफ साफ बताया, जिसको कोई जरूरत नहीं है। 2 नंबर, ये आप लेते रहोगे तो बाद में ये नुकसान भी कर सकते हैं। जबकि आपको विटामिन विटामिन बी सी डी, और साथ में शायद हम ये भी पूछेंगे, शायद बहुत सारे लोग जिंक सप्लीमेंट थोड़ा सा 30 से 40 मिलीग्राम का बात कर रहे हैं, एलिमेंटल जिंक का। स्टेरॉइड्स बहुत ज्यादा दिन तक लेते मत रहिए, 1 हफ्ते तक। लेकिन हफ्ता, आप, 1 हफ्ता काफी है। हाँ 1 हफ्ता, और 3 हफ्ता तक आपको खून पतले करने वाले जो दवाई है वो साथ में लेना पड़ेगा, तभी आपको फायदा पूरा मिलेगा। और घर में बिना डॉक्टर के सलाह स्टेरॉइड लेना और कोई भी ऐसे स्ट्रॉन्ग मेडिसिन लेना, ये बिल्कुल सही नहीं है। पैरासीटामोल लेते रहिए, लेकिन वो भी 4 दिन तक, और आपको बुखार देखते हुए। रेमडेसिविर एक दवाई है जो एक अफ्रीका में बीमारी थी, इबोला, उसके लिए पहली बारी बनाई गई थी, लेकिन कामयाब नहीं हुई तो छोड़ दी गई। तो जब नई वायरस की बीमारी हो गई तो कंपनी वालों ने सोचा कि गिलियाड कंपनी, उन्होंने सोचा कि हम जो है इसको फिर से दूसरी इसमें ट्राई करते हैं। तो पहले जो ट्रायल्स करे उसमें लगा कि शायद कुछ फायदा है, और ये एंटी वायरल है। तो एंटी वायरल तो तब काम करना चाहिए जब वायरस हमारे शरीर में पनप रहा हो, यानी कि शुरुआत के दिनों में, है ना। तो लेकिन राइट। लेकिन डॉक्टर लोग कब देते हैं, आपने देखा होगा, तब देते हैं जब मरीज सीरियस है, वेंटिलेटर पे जाने वाला है या ऑलरेडी जा चुका है, और कुछ सीटी स्कैन के फंडिंग देख के और क्लिनिकल फंडिंग देख के कॉम्बिनेशन करके देते हैं। बहुत कम मात्रा में ऐसे मरीज हैं जिनमें कि हम सोच सकते हैं कि शायद कुछ फर्क हो, लेकिन जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है उसमें क्लियर कर दिया है। अगर आप सीडीसी अटलांटा, जो पब्लिक हेल्थ का अल्टीमेट सेंटर है अमेरिका में, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन अटलांटा, वहां का अगर गाइडलाइन आप देखेंगे उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, देयर इज इनसफिशिएंट एविडेंस, यानी कि ठोस कोई भी सबूत नहीं है ये कहने के लिए कि रेमडेसिविर असर करता है या असरदार दवाई है। कोई ठोस सबूत नहीं है। ये शक पे जा रहे हैं हम कि ये शायद फर्क कर सकता है। तो डूबते को तिनके की सहारे वाली बात है। डॉक्टर लोगों को लगता है, क्योंकि कुछ सब ग्रुप एनालिसिस करा, ये रिसर्च जो ड्रग ट्रायल्स हुए, सब ग्रुप एनालिसिस में उन्होंने देखा कि कुछ सीरियस पेशेंट्स में ये जो अस्पताल का स्टे है 2-3 दिन कम कर देता है, वही करता है और कुछ नहीं करता। तो लोग मेरे पास, डॉक्टर साहब रेमडेसिविर लिख दिया है, कहाँ से मिलेगी, आपको तो पता ही होगा। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। तो 2 दिन के बाद मिलता, हमें मिल गया सर। मैं कहाँ से मिला सर, वो जो है इधर जब हम गए थे तो दिल्ली से बिल्कुल बॉर्डर पे हमें मिल गया। तो कितने का मिला सर, ये जो है 1.5 लाख का मिला। एक एम्प्यूल 1.5 लाख का, एक एम्प्यूल 90,000 का। लोग जान के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, क्यों ना हो, जान चीज ही ऐसी है। लेकिन ये जो है घर बिल्कुल बेच के आते हैं गरीब लोग कि कैसा न कैसा हमारा जो है लल्ला बच जाए, वो होता नहीं है। तो मेरे से जो पूछते, मैं कहता हूँ डॉक्टर को कह दो कि सर हमें नहीं मिल रहा, आप दिला दो, बात खत्म हो गई। वो तो दिला नहीं पाएंगे, और इस ख्वाब में मत रहिए कि ये देंगे तो ये ठीक होगा। नहीं, कोई कोई एविडेंस नहीं है। शायद कुदरती ठीक हुआ, शायद उससे हुआ, कोई ठोस सबूत नहीं है। बड़ा क्लियरली मैं बता रहा हूँ। जो जैसे हम लोग भी, जो दिल्ली समर्थक समूह से भी हम सबको ये सलाह दे रहे हैं, हम लोग काफी सारे लोगों से, आप लोग जैसे डॉक्टर से बातचीत करके कुछ हमने गाइडलाइन बनाया, जो बेसिकली जो लोग होम केयर देने में मत काम कर रहे हैं अपना समुदाय में, उनके लिए वहां भी हम लोग जितनी हो सके उतना देर घर में रख के उनको सही देखभाल करके उनको ठीक करने के लिए जाओ, ये बोल रहा है। सबसे ज्यादा जो फोन कॉल आते हैं ना, कि डॉक्टर साहब मेरा 70% हो गया, डॉक्टर साहब मेरा 80% हो गया ऑक्सीजन, डॉक्टर साहब मेरा 60% हो गया, बचा लो डॉक्टर साहब, डॉक्टर अंकल बचा लो। तो पहला इंडिकेशन तो अगर ऐसा है तो पक्का दौड़ के जाना है अस्पताल, और ऑक्सीजन जरूरी है आपको, उसके बगैर आपका जान खतरे में है। तो ये तो क्लियर इंडिकेशन होगा, अगर ये लेके बैठे हो तो।
लेकिन सबके पास तो नहीं है ये, ना ही मैं रिकमेंड करता हूँ। और अगर आप यूज करते हैं तो आप वेट कर रहे हैं कि आपने फेफड़े खत्म हो जाए, मत करिएगा, उससे पहले जाइएगा मेडिकल सलाह के लिए, उससे पहले जाइए। ठीक है, अगर आपके संपर्क में कोई डॉक्टर है जो फोन पे आपको अच्छी तरह से समझा सके, वो करिएगा, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, और क्या है, अब बुजुर्ग लोग हैं, अकेले रहते हैं, ठीक है, और जो है उनको खांसी ज्यादा होती है, और आपको पता है कि कितने दिन से डॉक्टर साहब, 2 हफ्ते से और कल से बहुत तकलीफ, बिगड़ गई। ये सेंटेंस जब आते हैं ना, बिगड़ गई, या तो बुखार तेज हो जाता है, या खांसी ज्यादा हो जाती है, या निमोनिया टाइप पिक्चर आ जाता है, उसमें सांस नहीं लेता, हांफने लगता है बंदा, बैठे बैठे हांफ रहा है, तो खतरा है। तो पक्का अस्पताल में जाना है। फेफड़े खराब है, इनमें ट्यूब से ऑक्सीजन की मात्रा जिस तरह से देते हैं, नली से देते हैं 2 लीटर, मास्क से देते हैं 4 लीटर, 3-4 लीटर, एक और स्पेशल मास्क होते हैं उससे 15 लीटर तक जाते हैं। उसके बाद एक स्पेशल कैनुला होता है जिससे कि 60 लीटर तक जा सकते हैं। उसके बाद हम बाईपैप लगाते हैं, स्पेशल मशीन से देते हैं, फिर सी पैप लगाते हैं, फिर वेंटिलेटर होता है। ये पूरा सीक्वेंस अस्पताल में होता है, ये घर पे नहीं होता। मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि ये घर बैठ के आप इसको ट्राई करें। हाँ, केवल ये कर सकते हैं कि जब तक आपको बिस्तर नहीं मिलता तब तक कर लीजिएगा, कहीं से भी ऑक्सीजन लेके घर पे कर लीजिएगा। लेकिन ये जो है, केवल आग को ऊपर से लपटे कम करने वाली बात है, आग का मूल कारण को अटैक नहीं कर रहा। वहां शॉर्ट सर्किट हो रहा है, वो आप ठीक नहीं कर रहे हो, लेकिन जिस वजह से आग लग रहा है, सिर्फ आग को आप कम कर रहे हो, मूल कारण नहीं हटा रहे हो। तो इसलिए जो है, मैं कहूंगा कि अस्पताल में तुरंत चले जाना चाहिए अगर ऐसा हो। प्रॉब्लम है कि बेड नहीं मिलता, वहां पे आप देखिएगा, जब तक आपको बेड नहीं मिल जाता, कहीं पे भी जहां भी ऑक्सीजन वाली बेड नहीं मिलती, तब तक आप जुगाड़ करिएगा, कहीं पे भी जाइएगा जहां से सिलेंडर मिलता है, कोई और तरीका है, वो प्रयोग करके ऑक्सीजन दीजिए। ऐसा है, अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए और उसका उसकी नौबत आ गई तो चाहिए, और उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप एक्सरसाइज जो है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप धीरे धीरे लंबा सांस ले सकते हैं, धीरे धीरे एक्सरसाइज करोगे, ऑक्सीजन की खपत बढ़ जाएगी, आप राइट। और हांफने लगोगे। एक्सरसाइज नहीं करना है, वो गलत फहमी एक्सरसाइज है। मतलब ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का बात कर ब्रीदिंग, रहे हैं। धीरे लंबा सांस, और धीरे लंबा सांस छोड़ो। और वहां पे आप सोच सकते हैं उल्टा लेटने का। और कई बार स्पैज्म होता है जो हमारे ब्रोंकोज ब्रोंक्यूल्स में, तो वो कई लोगों में नेबुलाइजेशन और वो जो है जो ब्रोंकोडायलेटिस से जो है थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, लेकिन बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता। जहां ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन ही लेना पड़ेगा। और वहां पे, मैं अभी ऑपरेशन थिएटर से आ रहा हूँ, उससे पहले मैं ओपीडी में था, एक लड़की अपने रिश्तेदार के साथ आई हुई थी, डॉक्टर साहब कुछ भी करो, इसका सैचुरेशन जा रहा है, प्लीज करिएगा, हमारे पास भी ऑक्सीजन की दिक्कत है, हमारे पास भी ऑक्सीजन, रोज रात को हमें परेशानी रहती है, सारी रात मेरे अफसर बैठे रहते हैं कि ऑक्सीजन आज नहीं आया, टैंक नहीं आया, टैंकर नहीं आया, टैंकर नहीं आया, अब नहीं आया, तो आधे घंटा का रह गया, पौने घंटे का रह गया, प्लीज, फोन पे फोन मिलाए जा रहे हैं। तो ये अस्पताल में रहती है, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है तो बहुत मुश्किल। उस लड़की को क्या करा, थोड़ी देर के लिए कैजुअलिटी में रुकने के लिए बोला, मैंने एक एम्बुलेंस बुलाया जिसमें कि ऑक्सीजन के सिलेंडर था। मैंने दूसरे अस्पताल में बात करा कि देखो ऐसा ऐसा एक मरीज है, इसको ऑक्सीजन चाहिए, सरकारी अस्पताल था, आपके पास बेड है ऑक्सीजन का? हाँ वो है। तो उसके बाद भेजा। तो कायदे से एक डॉक्टर की जिम्मेदारी बनती है कि एक मरीज जो उसके पास आया है हेल्प लेने के लिए, वो कैसे न कैसे दूसरे तरीके से उसको हेल्प कर पाए। तो मेरा जिम्मेदारी ये था कि मैंने जो है वहां कॉल करके दूसरे डॉक्टर के पास, दूसरे अस्पताल में बेड के लिए बोल दिया। फाइनली मिलता नहीं मिलता मुझे मालूम नहीं, मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी। आप क्या कर सकते हैं? तो ऐसे मौके पे ऐसे समुदाय का फायदा, जो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है, कम्युनिटी एंगेजमेंट है, उसकी अहम भूमिका यहीं पे। तो ये भूमिका उस वक्त आप पूरी तरह से निभा सकते हैं जब आप सबको एक हेल्पलाइन नंबर दे दीजिएगा, आपके कम्युनिटी मेंबर्स को। अगर किसी को ऐसा हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो उस
कम्युनिटी हेल्पलाइन में फोन करें, प्लीज हमको कैसे न कैसे पहुंचाइएगा जहां हॉस्पिटल ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन की सप्लाई करा सकते हैं तो कराइए। तो वो जो टीम है, काफी लोग हैं जिनके पास मोटरसाइकिल है, जिनके पास स्कूटर है, जिनके पास कार है, जो कि ये सेवा कर सकते हैं इंसानियत के नाते। पहली बात ये मैं बता दूं, आज की तारीख में जो लहर जा रही है बीमारी की, इस ख्वाब में आप वैक्सीन मत लीजिए कि इस लहर से आप बच जाओगे। आप अगर थोड़ा सा भी आपसे चूक हो जाती है तो आपको संक्रमण हो सकता है। ये जो है चूक अगर होता है तो संक्रमण होगा, चाहे वो वैक्सीनेटेड हो चाहे ना वैक्सीनेटेड का हुआ व्यक्ति हो। तो वैक्सीनेशन में जो जीवाणु को खत्म करने की शक्ति है वो बनने में समय लगता है, तकरीबन 4 हफ्ते समझ थी पहले। लेकिन जब रिसर्च करा गया, ये निकला कि 4 नहीं 8 हफ्ते में ज्यादा अच्छा वैक्सीनेशन का असर होता है। तो इसलिए उन्होंने कोविशील्ड जो एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन है, उसका जो है जो दिया गया है, उसका इंटरवल पहले 4 वीक्स था, उसके बाद उसको चेंज करके 8 वीक्स कर दिया गया अभी। तो आप 4 हफ्ते से 8 हफ्ते तक कभी भी ले सकते हैं, असरदार है। लेकिन इस लहर से आप बच नहीं सकते, ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा, कोवैक्स वाला वैक्सीन वो भी ऐसे ही है, वो जो नियमित उसका इंटरवल है उसी में ही आप उसका डोजेस लें। 4 हफ्ते का है तो 4 हफ्ते ऑफिशियली जो बताते हैं वही लीजिएगा और कुछ मत करिए। लेकिन एक नई तीसरी वैक्सीन अभी आई है, मैंने सुना हैदराबाद में आई है, स्पुतनिक वाली, रशियन वाली आई है, लेकिन मुझे उसके बारे में पूरा जानकारी नहीं है, तो वो आगे अभी सब जगह फैला भी नहीं है तो नहीं कह सकती। लेकिन वैक्सीन इस वक्त मत लीजिए कि इस लहर से बच जाओगे, नहीं, इससे बचने के लिए आपको दोनों डोज लेने पड़ेंगे। हाँ, कि काफी लोग हैं जिनको कि वैक्सीन लगा है, दोनों डोज लगे हैं, जैसे मेरे को लगा है, दोनों डोज लगा है, मेरे साथी को भी दोनों डोज लग गए थे, लेकिन उसको हो गया, मेरे को नहीं हुआ। तो चांस की बात है, हो सकता है मेरे को बाद में हो। लेकिन यह है कि दोनों डोज लगने के बाद भी बीमारी होती है, लेकिन हल्की होती है। जितनी खौफनाक और खतरनाक बीमारी हम देखते हैं वो नहीं होती जितना हमने देखा है। वैक्सीन लेने से कॉम्प्लिकेशंस हैं, हर दवाई की कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन उनकी नंबर्स जो है काफी कम है। कुछ लोग कहते हैं कि 10 लाख में एक, कुछ लोग कहते हैं कि जो है 5 लाख में एक। तो अलग अलग रेशियोज बताई गई हैं, लेकिन अगर हैं, हमें ये देखना है कि अगर बीमारी का संक्रमण है, आज की तारीख में 36% लोग अगर टेस्ट करते हैं, हम अगर 100 लोगों का टेस्ट करते हैं तो उनमें से 36 जो है पॉजिटिव निकला, यानी कि 1/3 लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम ये सोचते हैं कि हम वैक्सीन लेके ठीक हो जाएंगे, नहीं, वैक्सीन लेके अगला व्यक्ति संक्रमित है वो आपको दे देगा, और आप सोचो कि मैं तो वैक्सीनेटेड था, नहीं, वैक्सीनेशन का इम्यूनिटी बनने में टाइम लगता है 4 से 8 हफ्ते, तो वो समय देना पड़ेगा, वो प्लान करना पड़ेगा। इस दौरान जब सेकेंड वेव का पीक आने वाले हैं, इस दौरान जो डॉक्टर वर्गीस ने बार बार क्लियर किया कि इस दौरान आप जाके लंबा लाइन में खड़ा होंगे, आप 50-100 लोगों के साथ रहेंगे, तो आपको वो वैक्सीन लगने के पहले ही इन्फेक्शन होने का संभावना है, तो उसको पूरा ध्यान में रखते हुए जाइए। तो ये आपको आप जाना है यदि, तो इस ढंग का जगह जाइए जहां आपको चांस बहुत कम है, वे मिनिमाइज कीजिए, बस थोड़ा देर कीजिए। मास्क सबसे अहम चीज है, इस पे लापरवाही मत करिए। मास्क सारे के सारे ऐसे हैं, और जब बात करने आते हैं मेरे साथ डॉक्टर साहब, ये नीचे करके बात करते हैं, शिष्टाचार के नीचे नाते वो करते हैं, लेकिन जो संक्रमण है शिष्टाचार से पक्का ज्यादा होगा। तो बचाव जो है, मुंह और नाक दोनों अच्छी तरह से, लेकिन कुछ लोग हैं वो ऐसे ढीले से बांध देते हैं ऐसे, तो नहीं चलेगा, पक्का संक्रमित हो गए। इसलिए ध्यान रहे कि वह मास्क अगर पहनते हैं तो अच्छी तरह से पहने और इसको पूरा बंद करें, ऐसे करें। अब मैं सारा दिन ओपीडी में था, उसके बाद ऑपरेशन में गया, तो मैंने इस मास्क को छेड़ा है, हाथ लगाया है, यानी कि मेरे हाथ में वायरस हो सकता है। तो अब मैं कहीं हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक कि मैं जो है
सैनिटाइज नहीं कर जाता हूं तो जाके मैं सैनिटाइज करके ही हाथ और कहीं लगाऊंगा। तो ये जो है सैनिटाइजर जरूरी है कि यूज कर ले, या हाथ धोना है धोइएगा, धो के ही काम करें। तो अगर आप मास्क के बाहरी हिस्से में, क्योंकि अगर वायरस आते तो यहां आता है, यहां नहीं लगाइएगा, आप इसको यहीं से करिएगा। तो आई होप द मास्क थिंग इज क्लियर। दिस इज द नंबर वन प्रोटेक्टर फॉर यू, द नंबर वन प्रोटेक्टर फॉर यू। अच्छा, दूसरा, सैनिटाइजर कंजूसी से तो मत लगाइएगा, पूरा लगाइएगा। पूरा लगा के ऐसे 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 पूरा करिएगा। साबुन से धोएंगे तो भी ऐसे ही पूरा करिएगा, तभी आप बचा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो ये दो मेन चीजें हैं। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, आमने सामने बात दूरी से करिएगा। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो ये वाला भी व्यक्ति यहां देख रहा है, आप भी यहां देख रहे हैं, बात कर लीजिए। आप खाना खा रहे हैं, सबसे ज्यादा खतरा होता है चाय पीने का और खाना खाने का। आमने सामने बैठ के करने का हमारा शिष्टाचार के नाते आदत है नहीं। चाइना में जैसा है वो रूल बड़ा क्लियर है। हॉस्पिटल्स में हॉस्पिटल के स्टाफ कभी भी आमने सामने नहीं खाएंगे। एक टेबल पे बैठे तो सारे एक तरफ देखेंगे, ताकि एक से दूसरे को नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना है। तो हम जैसे बैठते हैं, अगर सामने आमने बैठते हैं तो एक इस तरफ, एक एक कोने में बैठेगा, एक दूसरे कोने में बैठेगा, आमने सामने नहीं बैठे। तो ये शारीरिक दूरी अपने आप को बचाने के लिए बहुत अहम है। इसका प्रैक्टिस करिएगा। पिछले तकरीबन 1.25 साल होने वाले हैं, एक दिन भी मैंने इसकी वजह से छुट्टी नहीं ली। समय था जब मैं एक दिन में 4-5 मरीज कोरोना के देखता था। अब तो ओपीडी बंद कर दी गई है। केवल कुछ इमरजेंसी वाले और कुछ खास लोग आते हैं, उनको हम देखते हैं। नहीं तो एक दिन में कई मरीज होते थे, जब हम टेस्ट करते थे 4-5 तो पक्का निकलते थे पॉजिटिव, और हमें नहीं पता था, उनको भी नहीं पता था। वो संक्रमित दूसरों को कर सकते हैं। तो ये मान के चलिए कि हर व्यक्ति संक्रमित है तो क्या मतलब हुआ? ये नहीं कि अरे ये तो जो है झुग्गी झोपड़ी से है तो ये संक्रमित जरूर होगा। नहीं नहीं नहीं, ये अस्पताल का कर्मचारी संक्रमित नहीं होगा जरूर नहीं। यूनिवर्सल प्रिकॉशन कि एवरीबॉडी इज पोटेंशियली इन्फेक्टेड एंड देयरफॉर हमें जो है बचाव करना। व्यक्ति विशेष पे नहीं, सामाजिक विशेष पे जाइए कि ये जो है सारे संक्रमित है, इसलिए मास्क कभी भी निकालना नहीं। देखिए, ऐसा है कि प्लाज्मा थेरेपी पे कई जगह रिसर्च हुआ है। तो अगर देखें साइंस की तरफ से लगता है कि काफी असरदार होना चाहिए, तो होना चाहिए, क्योंकि जो एंटीबॉडीज हैं वो जीवाणुओं से और बैक्टीरिया से लड़ेंगी और उनको खत्म कर देंगी, तो हम जीत जाएंगे। तो बाहर से एंटीबॉडीज डाल दें तो अच्छा है। लेकिन प्रैक्टिस में जब हम कार्यान्वित करते हैं वार्ड्स में मरीजों में, तब इतना असरदार नहीं होता। तो हमारे भारतीय स्वास्थ्य रिसर्च संस्था है, आईसीएमआर जिसको हम कहते हैं, वहां रिसर्च हुई थी मल्टी सेंट्रिक, यानी कि अलग अलग अस्पतालों में, अलग अलग सेंटर्स में, अलग अलग डॉक्टर्स मिलके मरीजों में, डबल ब्लाइंड, यानी कि ना डॉक्टर को पता था कि ये क्या जा रहा है, ना मरीज को पता था कि ये क्या जा रहा है। डबल ब्लाइंड बोलते हैं, दोनों दोनों अंधे थे इस बात का कि उनको दवाई मिल रहा है या उनको दवाई के जैसे दिखने वाला कुछ और मिल रहा है। बहुत बड़ा स्टडी था, आज की तारीख में पब्लिश हो गया है ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में। और उस जर्नल का जो कंक्लूजन है इस आर्टिकल के ऊपर, वो ये है कि देयर इज नो एविडेंस, यानी कोई ठोस सबूत नहीं है कि प्लाज्मा थेरेपी से फर्क पड़ता है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल पब्लिश स्टडी है फ्रॉम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंग्लैंड से नहीं है, अमेरिका से नहीं है, हिंदुस्तान से। लेकिन फिर भी हम देते रहते हैं, और आज की तारीख में मिलना मुश्किल है। क्यों मिलना मुश्किल है? क्योंकि उसकी सिलेक्शन क्राइटेरिया होती है। क्या है कि किसी को संक्रमण हो गया हो और वो ठीक हो गया हो और उसके 30-40 के दिन हुए हैं, तब उसके एंटीबॉडीज मैक्सिमम होते हैं,
तब वो डोनेट करें। अरे भाई, पिछले 3 महीने से संक्रमण काफी कम हो गया था ना, तभी तो सब खोल दिया था, सब कुछ खुल गया था। तो पिछले 30-40 दिन में संक्रमित वाले बहुत कम लोग हैं, आपको 500-600 मिलेंगे। प्लाज्मा नहीं मिला, किसी ने बोला है, डॉक्टर ने बोला है, अपनी समझ से उसने बोला है, लेकिन रिसर्च ये कहता है कि असर नहीं है। लेकिन कुछ स्वास्थ्य सेवा के बड़े सीनियर लोग बोलते हैं कि मेरे में ट्राई करा था, असरदार था। ठीक है, वो उनका विश्वास है, डॉक्टरी विश्वास भी होता है, विश्वास से भी कुछ कई लोग कर लेते हैं, लेकिन ठोस सबूत नहीं है कि प्लाज्मा थेरेपी जान बचाती है या कुछ और करती लास्ट सवाल आपको करना चाहूंगा डॉक्टर वर्गीस, जो बहुत सारे सवाल इसके ऊपर आते हैं जो इसके बाहर भी आ रहा है। जो एक बार किसी को कोविड हो गया, वो रिकवर कर लिया, फिर उसको कोविड हो रहा है, किसी को क्या ऐसे रिस्क है, बस बाद में क्या करना चाहिए? कुछ डॉक्टर्स जो बोल रहा है, एक बार 14 दिन हो गया, आपने हो गया, बस कोविड से आप पूरा जीत गया, कभी आपको कुछ होना नहीं है। तो ये कितना सच है? ये कैसे हमें ये देखना चाहिए? क्या क्या सावधानी कोविड होने के रिकवर करने के बाद भी हमें बरतना चाहिए कि नहीं चाहिए? सच बताऊं, किसी को नहीं मालूम। राइट। कोई नहीं जानता कि अगर एक बार कोरोना हो गया तो किन लोगों में दोबारा होता है। मैं जानता हूँ कई मरीज हैं जिनके की दोबारा हुआ है, लेकिन जो पहला था वो भी माइल्ड था, ज्यादा खतरनाक नहीं था। दूसरा भी माइल्ड ही था, ज्यादा खतरनाक था। दोनों बारी आरटीपीसीआर चेक करा था, दोनों बारी पॉजिटिव था। कुछ लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन लगा था तो भी पॉजिटिव हो गए। तो ये ऐसा एक सवाल जा रहा है, पूरी तरह से हमें जानकारी नहीं है। ये वायरस को अभी थोड़ा ही समय हुआ है हमारे समाज में आए हुए, थोड़ा और समय दे दें, रिसर्च कर लें। अभी तो हम सिर्फ फायर फाइटिंग में लगे हैं, अध्ययन में नहीं लगे, सीरियस अध्ययन में नहीं लगे, फायर फाइटिंग कर रहे हैं सारे के सारे। डॉक्टर भी, ब्यूरोक्रेट्स भी, पॉलिटिशियन भी, सारे फायर फाइटिंग में लगे। तो ये फायर फाइटिंग मोड खत्म होगा, रिसर्च मोड आएगा, तब जाके कुछ हमारे जो है आंसर्स मिलेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल्ली समर्थक समूह के तरफ से डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस को बहुत बहुत धन्यवाद फिर से दे रहा हूँ।